नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। और आज मुद्दा है सत्ता का संकल्प। जी हां, बीजेपी मिशन 2024 में जुट गई है और इसी कड़ी में बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है। एमपी में उज्जैन से इस यात्रा की शुरुआत हुई और इस यात्रा का मकसद लोगों के बीच पहुंचकर सरकार की योजनाओं का लाभ देना है। यानी यात्रा के सहारे बीजेपी लोगों के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करने में जुट गई है। इधर कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी कर रही है, उसने अभी पत्ते खोले नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह बीजेपी 2024 के लिए एक्टिव हुई है, कहीं वो कांग्रेस को तैयारियों के मामले में फिर से पीछे तो नहीं छोड़ देगी। वो बीजेपी की संकल्प यात्रा उसे केंद्र की सत्ता के कितने करीब पहुंचाएगी। और सवाल तो ये भी है कि बीजेपी को इन यात्राओं से आगे कांग्रेस की क्या रणनीति होगी। आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही। 2024 के लिए कांग्रेस की क्या है तैयारी। एमपी में उज्जैन से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हो गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए तो पीएम मोदी ने वर्चुअली जुड़कर यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के जरिए बीजेपी मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएगी। दरअसल यात्रा के जरिए बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले फिर जनता के बीच पहुंचने लगी है। केंद्र की उन योजनाओं के फायदे भी लोगों को बताए जाएंगे, जिससे उनकी जिंदगी में बदलाव आया। अब इस यात्रा से इतना तो साफ है कि बीजेपी 2024 की तैयारी में जुट गई है। वहीं बीजेपी के नेता भी इस यात्रा को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि पार्टी प्रदेशवासियों के बीच मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को ठीक तरह से पहुंचा सकेगी। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अब आने वाले जो 25 वर्ष हैं उनमें हम 100 साल हो जाएंगे भारतीय स्वतंत्रता के। तो उन 100 साल में हमारे भारत की वैश्विक परिदृश्य में क्या स्थिति हो, इस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में लगभग पूरे भारत के समस्त राज्यों, समस्त जिलों को कवर किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी का अब टारगेट 2024 है, लेकिन कांग्रेस क्या लोकसभा चुनाव को लेकर कोई रणनीति बना रही है, ये अभी साफ नहीं है। उसमें हार को लेकर मंथन और नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी बैठकें हो रही हैं। ऐसे में अभी तो यही लग रहा है कि बीजेपी तैयारियों के मामले में उससे एक कदम आगे है। हालांकि बीजेपी की यात्रा और कांग्रेस की लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, इस पर पार्टी नेताओं का क्या कहना है, वो जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में ही रहती है और जनता को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाए उस तरह के हथकंडे अपनाती रहती है। अरे भाई, भारत विकास यात्रा की बात कर रहे हैं, देशवासियों से भारत बना है, तो आपने वादे किए, उन वादों को पूरे किए नहीं, फिर किस बात की यात्रा में। तो ये लगता है कि 2024 का ये लोकसभा चुनाव है, लिए फिर एक बार सगु फैलने के लिए भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा का नाम देकर यात्रा निकाल रही है। 24 घंटे मिशन पर रहने वाली बीजेपी अब 2024 के मिशन पर है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव में 6 महीने का वक्त है, लेकिन बीजेपी अभी से लोगों के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करने में जुट गई है। वहीं कांग्रेस का आने वाले दिनों में क्या प्लान होगा, वो कैसे बीजेपी को टक्कर देगी, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन विकसित भारत संकल्प यात्रा का फायदा कितना बीजेपी को मिलेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पवन पटेल, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं, बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप ही के पास पवन जी, कि बीजेपी तो 2024 की तैयारियों में जुट गई है, आप कहाँ खड़े हैं? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को लेकर जब बैठक बुलाई जाती है तो जो आपके नेता हैं सबसे बड़े मध्य प्रदेश के कमलनाथ, वो गायब रहते हैं। वो कहते हैं छिंदवाड़ा का पहले का कार्यक्रम था, जबकि बैठक भी उन्हीं के आदेश से बुलाई जाती है। और अब बीजेपी मोदी की गारंटी के साथ 2024 की ओर बढ़ चली है।
नहीं, देखिए बीजेपी की बात अब क्या करें। बीजेपी को तो ठीक है, आगे बढ़ना उनका लक्ष्य है, आगे बढ़ना चाहते हैं, पुराने वादों को बोलते हुए आगे बढ़ना है, पुराने जो बतौलेबाजी की तो उन बतौलेबाजी को पूरा करते बिना किए हुए आगे बढ़ना है। तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत हमेशा वो ऐसे करती आई है। चुनाव में कुछ वादे करेंगे, उन वादों को पूरा हमेशा फलसफा यही होना चाहिए कि भाई हमने वादे किया, आपने हमें अमेंडमेंट दे दिया और हमें आपने बहुमत दिया और हमने वादों को पूरा किया। लेकिन वादों को पूरा करने की बात सही भारतीय जनता पार्टी की ना पहले करी ना अभी करी है। भारतीय जनता पार्टी टोटल इवेंट की पार्टी है, हमेशा ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है और बढ़िया 24 घंटे 7 दिन वो चुनावी मोड में रहती है, तो बढ़िया है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि नए नवनियुक्त जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो जिस तरह की ताबड़तोड़ घोषणाएं की, उनको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आम जनता, गरीब, मजदूर, किसान को राहत मिले। उनको लगे कि अगर हमने किसी ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने एकदम सरप्राइज दिया है, वो सरप्राइज जनता को लगे कि उस जनता की राहत को देने में, जनता को, प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में भी वो कुछ करेंगे। बाकी मैं, मेरी पार्टी, मेरा कार्यकर्ता, पहले दिन तो तेंदुपत्ता वाला आदेश हो गया और बाकी अभी 3 ही दिन तो उनको हुए, अभी तो मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हुआ है। तो थोड़ा हनीमून पीरियड तो चलने तो 6 महीने ना सही 6 सप्ताह का रोज कर रहे हैं। अभी मंदिरों का लाउड स्पीकर की बात किया कि बंद कर देंगे, तो ये तो लगता है कि वो जो कौन सी नायक फिल्म है उसके हिसाब से कर रहे हैं काम। वो हनीमून पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ टाइम ले लें, लेकिन मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, मैं ऐसा निवेदन करता हूँ कि इस प्रदेश की जनता को राहत देने की दिशा में जो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक झूठे वादे करते आई है, उन वादों को पूरा करने की दिशा में भी काम करना चाहिए। सिर्फ हमारा लक्ष्य सत्ता में बने रहना और सत्ता में बने रहने के लिए काम करना नहीं होना चाहिए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जी चलिए, शुभम जी से जवाब ले लेता हूँ। तो शुभम जी, सुन लिया आपने पवन पटेल को? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी आज तक जो इनकी हार की एक वजह थी उससे बाहर नहीं आ पाई है। हार का सदमा मैं समझ सकता हूं पवन जी और इनकी पार्टी के ऊपर बहुत ही गहरा पड़ा होगा और यही कारण है कि इस प्रकार से यह लोग सामान्य राजनीतिक गतिविधियों को भी देख रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर एक राजनीतिक दल के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है? सत्ता प्राप्त करना और उसके लिए प्रयासरत रहना, उसके माध्यम से जनता की, समाज की और राष्ट्र की सेवा करना। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ कर रही है। पूछना तो कांग्रेस पार्टी को सवाल चाहिए, जिसके नेता चुनाव में पराजय के बाद से ही जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों तक केंद्रित हो गए हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या हश्र हो रहा है, वह किस में है, इसकी सुध लेने के भी उनके पास फुर्सत नहीं है। तो ये चीजें कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए। देखिए, ये जो यात्रा है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले हमारी जितनी भी लाभार्थी मूलक योजनाएं हैं, जिसमें एक बड़ा वर्ग सीधे तौर पर लाभान्वित हुआ है, उन तक पहुंचने की यात्रा है। उनके अनुभव को सरकार तक पहुंचाया जा सके, उसमें कौन सी ऐसी दुश्वारियां हैं, क्या उसमें और ज्यादा बेहतर बदलाव हो सकता है, उसको कैसे बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, और वह ऐसे कौन से हितग्राही हैं जो इसके पात्र तो है लेकिन उन तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है, उनको भी आइडेंटिफाई करना इसका लक्ष्य है। 100% सैचुरेशन के लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी, तो चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है लोकसभा के? देखिए, स्वाभाविक तौर पर अगर कोई राजनीतिक दल के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप का कहीं ना कहीं चुनाव का एक ऊपर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमें कोई चुनाव के दृष्टिकोण से देखेगा। इसलिए जो सरकार की रूटीन मशीनरीज है, जो रूटीन तरीके से चलने वाले काम है, उनको व्यवधान में डाल दिया। क्योंकि इस सरकार की हमारे अब कहीं ना कहीं हम समापन जो अग्रसर हो रहे हैं, अगले वर्ष में चुनाव है, हमारे पास 3-4 महीने का समय है। उससे पहले हम विभिन्न गाँव, कस्बों और कूचों तक जाना चाहते हैं, यह समझने कि ऐसे कौन से हितग्राही हैं जो हमारी योजनाओं के लिए पात्र तो हैं लेकिन उन तक लाभ नहीं पहुंच रहा है। तो सरकार का स्वाभाविक तौर पर प्रयास है कि उन तक वह योजनाएं पहुंच सके, और इसके साथ ही साथ हमारी योजनाओं की जो हमने लास्ट माइल डिलीवरी की है, उनमें कैसे सैचुरेशन लाना है, उसके साथ ही साथ उसका क्या प्रभाव हो रहा है, उसमें और क्या ज्यादा गुणवत्तापूर्ण तत्व जोड़े जा सकते हैं। इन तमाम चीजों का अवलोकन करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश में इस यात्रा को संचालित किया है। और 2047 में जो विश्व के उत्कर्ष पर पहुंचने का हम लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, आजादी के अमृतकाल के उत्सव पर, तो स्वाभाविक तौर पर उसमें जो जन भागीदारी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका का निर्वहन करेगी। तो जनता को इस पूरे अभियान से, इस पूरी एक जो कवायद है उसमें जनता को कैसे जोड़ा जा सके, यह यात्रा उसका एक सार्थक प्रयास करती हुई नजर आएगी। हमारे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जी भी मध्य प्रदेश में उत्साह से भरे हुए हैं। हमारी पूर्व की सरकारों के जो विकास के कार्य हैं वह तो है ही है, लेकिन यहाँ से एक नई ऊर्जा के साथ ओजस्वी तरीके से मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का हमारे मुख्यमंत्री तो सूर्यकांत जी, खुद दिशा में भी इस यात्रा की अपना विकसित भारत संकल्प यात्रा नया नाम है,
लेकिन वो सारी चीज़ें उस हितग्राही को याद दिलाई जा रही है जो सरकार ने उसके लिए की है, चाहे वो कोरोना काल की बात कर ले। आऊँगा शिवम जी, आऊँगा सूर्यकांत जी, सवाल है, आऊँगा शिवम जी, दोबारा आऊँगा आपके पास। मोदी की गारंटी की भी बात है, तमाम सारी एक आकर्षक पैकेजिंग है, वो तैयारी 2024 की है, लेकिन कांग्रेस में तो अभी मंथन भी पूरा नहीं हो पाया कि विधानसभा चुनाव में हार क्यों हुई है। नेता प्रतिपक्ष के लिए मीटिंग होती है, थोड़े समय में ख़त्म हो जाती है, बाकी के नेता हैं अंदर से आवाज़ें उठने लगी हैं। छत्तीसगढ़ में देख रहा हूँ इस्तीफों का दौर चल रहा है। निश्चित रूप से मनोज जी, कांग्रेस को विधानसभा में जिस तरह की हार का सामना करना पड़ा है उसकी कल्पना कांग्रेस के नेताओं ने भी नहीं की थी। वो तो सोच रहे थे और उनकी जो अभिव्यक्ति सामने दिख रही थी चुनाव परिणाम आने के पहले कि वो मानकर चल रहे थे कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बन रही है, और इसीलिए इस तरह की हार से उन्हें स्वाभाविक रूप से बड़ा झटका लगा है। तो और कांग्रेस के नेता कह भी चुके हैं कि नए साल में वो 2024 के चुनाव की तैयारियां करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी 15-20 दिन का जो इस वर्ष का समय बचा है उसका इंतजार करना होगा। उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि कांग्रेस 2024 में किस तरह से चुनाव में उतरने वाली है और उसकी क्या तैयारियां शुरू होने वाली, क्या राजनीतिक गतिविधियां वो करने वाली है। जहां तक भाजपा का बात है तो भाजपा निश्चित रूप से हमेशा चुनावी मोड में रहती है और विकसित भारत संकल्प यात्रा 2024 के चुनाव की दृष्टि से ही शुरू किया गया एक अभियान है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव थे तो उसके पहले राज्य सरकार ने इसी तरह की एक यात्रा निकाली। फिर यात्रा के अलावा लगातार जिन लोगों को या जिन हितग्राहियों को मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला उन तक पहुंचने का प्रयास किया गया और उन्हें कहीं ना कहीं पार्टी से जोड़ने की कवायद की गई। और आपने देखा अभी जो चुनाव परिणाम आए हैं उन चुनाव परिणाम को लोग उससे भी जोड़कर देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार मानकर चल रहे हैं कि उन्होंने जब सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को टारगेट किया और उनसे संवाद और संपर्क किया, उसका फायदा कहीं ना कहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में मध्य प्रदेश भाजपा को मिला है। तो उसी लक्ष्य को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी उन तमाम 5-7 राज्यों में अभी जा रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की इस समय सरकार है और इसके पीछे एक और उद्देश्य है। हमें लगता है कि भाजपा के रणनीतिकार सोचते होंगे कि ऐसा ना हो कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद उनका जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय ना हो जाए, तो उसे भी शक्ति बनाकर रखा जाए। और इस समय चूंकि जिन राज्यों में सरकार बनी है भाजपा की, तो वो भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित हैं और उस उत्साह का फायदा पार्टी के रणनीतिकार 2024 लोकसभा चुनाव में उठाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इससे के अलावा और वो होगा तो शुभम जी मतलब कह सकते हैं जो चुनावी मशीनरी है उसका कार्यकर्ता, उसका एक ट्रायल रन अभी फिलहाल तौर पे चलता दिखाई दे रहा है। तो पवन जी, हिमाचल में गारंटी जीत आपकी, कर्नाटक की गारंटी और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में गारंटी की बात हुई, गारंटी चली नहीं। और अब तो मोदी कह रहे हैं कि मोदी है तो गारंटी, और मोदी जीत की गारंटी है, और मोदी ने जो गारंटी दी वो गारंटी पूरी होगी। तो 24 में इस गारंटी की तोड़ क्या लाओगे आप, क्योंकि वो तो अभी से मिशन में जुट गए हैं। नहीं, देखिए, सिर्फ गारंटी की तोड़ लाने की जवाबदेही हमारी या कांग्रेस पार्टी की नहीं होनी चाहिए, है ना। मैं तो ये निवेदन करता हूँ, जैसे आदरणीय पत्रकार साहब बोल रहे थे कि कांग्रेस को इस तरह के नतीजों की उम्मीद नहीं थी, कांग्रेस को नहीं, प्रदेश और देश की जनता को इस तरह के नतीजे की उम्मीद नहीं थी। मेरे से इतने पत्रकार मिले जहां जहां मैं एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने बोला हो कि मोदी जी की सुनामी चल रही है। ये हर व्यक्ति ने बताया था इस तरह भले सरकार बनती भाजपा की, लेकिन इस कोई ना कोई एक मैकेनिज्म काम कर रहा, जो मैकेनिज्म का जिस दिन भंडा फोड़ फोड़ेगा आप भी देखेंगे और सब देखेंगे। मैं कहता हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति भारत का रहने वाला व्यक्ति है, उसका आस्था संविधान में है, वो देश के हित के बारे में सोचता है, तो उसको सोचना चाहिए कि महंगाई, एक समय प्याज के रेट बढ़ते तो सरकारें बदल जाएंगी, हम नारा दे देंगे बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और महंगाई हम कम नहीं करेंगे फिर भी हमारी सरकार बनेगी। हम 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा करेंगे, फिर घोड़े के जाके पकौड़े चलो, फिर भी हमारी सरकार बनेगी। तो ये कोई ना कोई मैकेनिज्म काम कर रहा, ये सबको। लेकिन आप ये क्या भूल रहे हैं कि जब हम देख रहे हैं विकास दर 7% है, सेंसेक्स 70,000 के पार जा रहा है, कई सारे सर्वे बता रहे हैं कि देश में 35 लाख से ज़्यादा कारें की बिक्री हुई एक साल में, 10 करोड़ से ज़्यादा वाले घरों की बिक्री में 100 गुना का इजाफा है, 1 करोड़ से ज़्यादा वाले घरों की बिक्री में 35% इजाफा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बदल रहा है ना। बदल तो देश रहा ही है। मैं तो बोल रहा हूँ आंकड़ों की बाजीगरी में भाजपा को कोई हरा नहीं सकता है।
मैं तो एक नॉर्मल इंसान की हैसियत से सोचता हूँ कि चलिए हम सुबह से उठते हैं और रात में सोने तक हमारा। अरे अभी आपने तेलंगाना में केसीआर को हराया है, अभी हमें पता पड़ता है, अभी 1 सप्ताह पहले आपने 2 सप्ताह हुए हैं, पता चलता है। अरे पवन भाई अभी 2 सप्ताह पहले किसान को खाद नहीं मिल रही है, आपने केसीआर को हराया है ना तेलंगाना में, आपने केसीआर को हराया ना, कर्नाटक में हिमाचल में बीजेपी को हराया ना, और आपके ही नेता कह रहे हैं कि पूरे देश में बीजेपी को 4 करोड़ 60 लाख वोट मिले, 80 लाख, और आपको 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले हैं। इसके बाद भी वो कौन सा मैकेनिज्म है फिर, जब आपको वोट ज्यादा मिल रहे हैं और सरकार नहीं बन रही है? नहीं तो ये तो हमारे से ज्यादा ज्ञानी पत्रकार लोग होते हैं। नहीं, तो वो सीधा सवाल है। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम तो बता रहे हैं कि हम जहाँ जहाँ प्रचार करने गए, हम आम जनता की भावनाओं से जो होगा क्यों की बात कर रहे हैं कि खाने के तेल का रेट क्या है। जो आदमी रोज खाने के तेल का रेट खरीदता है उसको पता है कि महंगाई कितनी कम हुई है। आपको पता है आज का रेट क्या है खाने के तेल का? शिवराज सिंह चौहान साइकिल लेके चलते तो आप पवन भाई बहुत साधारण सवाल, आपको पता है आज खाने के तेल का रेट क्या है? खाने का आप बताइए ना, मैं बता देता हूँ। सरकार में तो वही अभी है। सोयाबीन का तेल है आज की तारीख में 98 रुपए, और 6 महीने 8 महीने पहले ये 180 रुपए था। कांग्रेस के शासनकाल में कितना था? मैं ये बता रहा हूँ कि ये 6 महीने पहले 180 था। अरे कांग्रेस के और भाजपा की तुलना हो रही है ना। कांग्रेस के जमाने में कितने का था सिलेंडर? कांग्रेस के जमाने में कितने का मिलता था सिलेंडर का? लेकिन ये बात आप वोटर को नहीं समझा पाए ना। अरे तो वही तो बोल रहे हैं, वोटर समझा था, वोटर की बात तो कर रहा हूँ, मेरी बातें नहीं समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं वोटर के बीच में गया, मैंने जहां जहां कैंपेनिंग की, वो जनता बोलती थी कि इस बार आपकी सरकार बनेगी, वो वोटर ही बोलता था। लेकिन कौन सा मैकेनिज्म काम किया कि हमारी सरकार नहीं बनी? वही तो हम बोल रहे हैं। हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिया तो गलत काम किया, हमने 1000 गौशाला का निर्माण किया तो गलत काम किया, हमने 27% आरक्षण ओबीसी के साथी को दिया तो गलत काम किया। इन्होंने बिजली के बढ़े हुए बिल वसूल रहे, अच्छा काम कर रहे हैं। एक तरफ विज्ञापन देते कि हम बिजली में सरप्लस हैं, और दूसरे दौर सामान घर के गरीब के घर का सामान पूर्ति कर रहे हो, उससे बिल वसूली कर रहे हो। एक तरफ बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको नियुक्ति पत्र दे दोगे, नौकरी नहीं दोगे, आप सैलरी नहीं दोगे, जहां देखो वहां धरने पर बैठे। ये अच्छी बात है क्या? ये जीतने वाले लक्षण है क्या? ये शिवम जी बताइए, जीतने वाले लक्षण भैया क्या मैकेनिज्म है आपका? वो तो कह रहे हैं जिनसे मिलते थे वो सरकार बना रहे थे, और मोदी की गारंटी क्या 2024 में भी चलेगी? फोन कर लेते हैं, 100 लोग को फोन लगाइए, 100 में 80 लोग ना बोलते कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। तो वो फोन पे नहीं बन सकती थी ना पवन भाई, उसको वोट डालने आना पड़ता। जी करिए ना, हमारे साथ चलिए, हम चलते हैं, आप 1 to 1 मिलते हैं, आप लाइव। बिल्कुल चलेंगे हम। लोकसभा के पहले, किसकी सरकार बननी चाहिए? लोकसभा के पहले मैं चलूंगा आपके साथ, कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। मैं लोकसभा चुनाव पहले आपके साथ चलूंगा पवन भाई। जी शिवम जी, मैं तो तैयार हूँ एकदम। जी शिवम भाई। देखिए कांग्रेस पार्टी में हार की जो खींच है वह शब्दों के माध्यम से प्रकट हो रही है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। अगर इनको जीत का फॉर्मूला और मैकेनिज्म पता करना है तो 3 चीजें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव केंद्रित करती है, उसको मुद्दा बना करके हमारा कार्यकर्ता जमीन के स्तर पर चुनाव लड़ता है, और फिर हम विजयश्री का वर्ण करते हैं। सबसे प्राथमिक चीज है विकासवाद, राष्ट्रवाद और गरीब कल्याण की राजनीति। 24 में यही एजेंडा रहेगा। स्वाभाविक तौर पर हम कहीं भी चुनाव लड़ें, हमारा एजेंडा स्पष्ट रहता है। हमने अपनी स्थापना के बाद से आज तक कभी भी अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं किया है। जो संश्लिष्ट विषय है, जिन पर एक रूपता होनी चाहिए विचार पर, उस पर हमने कभी डिगने का काम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी जो कभी ओबीसी मंडल आयोग की विरोध करती थी, आज उनकी हिमायती बनने का प्रयास कर रही है। ओबीसी वर्ग को नौकरियों में भी लोग आरक्षण देने की बात करते हैं, लेकिन जब ओबीसी वर्ग से प्रधानमंत्री बनाने की बात आती है, मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है, तो इनके नेता पांव पीछे खींचते हुए नजर आएंगे। तब क्या इनको ओबीसी वर्ग की याद नहीं आती? कांग्रेस पार्टी को इस चीज पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए, और इस चीज पर जनता के सामने क्लियरिटी ऑफ थॉट रखनी चाहिए, ताकि जनता भी इनके बारे में राय बना सके। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय, जब यह कीमतों की बात करते हुए इन चीजों की, तो इनको यह भी देखना चाहिए कि यूपीए के शासनकाल में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, आज प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है। इनको यह भी देखना चाहिए कि जो अमेरिका, इंग्लैंड और कई सारे स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, उनसे कम महंगाई दर भारत में है। विश्व में जब कोविड जैसा संकट झेला, उसके बाद भी आज पूरी दुनिया में सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हमारे देश की है। तो यह तमाम चीजें हैं जो वोटर महसूस करता है, और उसके पश्चात वो अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सामंती विचारधारा है, जनता के साथ कोई जुड़ाव नहीं है, तो चीजें इनको समझ में नहीं आ रही है, तो स्वाभाविक तौर पर फिर इसी तरीके से अपने पराजय की खींच को विभिन्न माध्यमों से निकालने का ये लोग प्रयास करेंगे। इनको यह बात समझनी चाहिए कि आपको एक विश्वसनीय लीडरशिप रखनी चाहिए। आप भी वही वादे कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी भी वही वादे कर रही है, लेकिन जनता का विश्वास किसके ऊपर है? जनता इस बात को समझती है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी देश या प्रदेश की जनता के साथ कोई वादा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई वादा कर रहे हैं, तो वह वादा अपने आप में पूरी तरीके
तरीके से मजबूत बिल्कुल। होकर तो सूर्यकांत जी, चुनाव जीतना है तो केवल वारंटी गारंटी से काम नहीं चलेगा, आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए डिलीवरी का, और एक ऐसा फेस। मैं आऊँगा पवन भाई, छोटा सा जवाब लूँगा आपसे कि जिस पे जनता भरोसा कर सके। निश्चित रूप से मनोज जी, चुनाव जीतने के लिए है तो बेहद महत्वपूर्ण चीजें हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि आपको लगातार जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता के बीच संवाद करना पड़ेगा, जनता को एहसास कराना पड़ेगा कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके सुख दुख में हम आपके सहभागी हैं। लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य यही है, कांग्रेस का दुर्भाग्य, आप देखिए, आप महंगाई की बात करते हैं, आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि पिछले एक साल में, चुनावी साल में, पूरे के पूरे साल में आप कोई 5 बड़े आंदोलन ऐसे बता दें जिसमें आपके सभी मध्य प्रदेश के शीर्ष नेता एक साथ मंच पे खड़े हों, गिरफ्तारियां दी हों, लाठियां खाई हों, या राजधानी को बंद करने का प्रयास किया हो। इस तरह के कोई बड़े आयोजन अगर आप करते, जनता के बीच एक मैसेज जाता, जनता को लगता कि कहीं ना कहीं कांग्रेस हमारे साथ खड़ी है, तो हमें कांग्रेस का साथ देना चाहिए, वो हमारे मुद्दे उठा रही है। लेकिन ये कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ट्विटर पे बयान आना, जनता के बीच बड़े आंदोलन खड़े करने की जगह बयानबाजी करते हुए बस उसी चीज पर। बिल्कुल, जवाब ले लेता हूँ जी पवन जी। देखिए, ये बड़ी विडंबना की बात है कि हमारे आंदोलन नहीं देखते, हमारे छोटे से छोटे कार्यक्रम को परमिशन नहीं देते। 50 कार्यक्रम का मैं खुद गवाही हूँ कि जिस कार्यक्रम के लिए हमने आवेदन किया है परमिशन नहीं देंगे, कहीं 144 धारा लगा देंगे, तानाशाही के संविधान से इस प्रदेश को ही चलाना चाहते हैं। अभी भाई विकास की बात कर रहे थे, विकास हुआ है सचमुच। मेरी पार्टी, मेरा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का विकास हुआ, भारतीय जनता पार्टी के 500 करोड़ के कार्यालय का विकास, जनता का कोई विकास नहीं हुआ। और देखिए ओबीसी की बात है, शिवम भाई चुप रहे, शिवम भाई आपकी गाँव के बीच में नहीं बोला था मैंने, आप ये गलत बात बोल रहे हैं। इसी तरह ओबीसी की बात करते, ओबीसी को एजेंट बनाने की बात करते, समझ में ना आए। अरे महाराज कोई समस्या है, बोलो। आपका अपना कार्यकर्ता, आपको इतना क्यों होता है? आपने सरकार को इस तरीके से क्यों चलाया कि ना आपकी जनता आपके ऊपर विश्वास कर पाई, ना मध्य प्रदेश के लोगों का आपको मत प्राप्त हो रहा, ना आपका अपना कार्यकर्ता कमलनाथ जी के ऊपर विश्वास कर पा रहा है। अगर आज आप देखिए, सबसे ज्यादा प्रतिरोध के सर कौन से है? बहुत सारे पत्रकारों के ग्रुपों में, बहुत सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपके कार्यकर्ता अपने नेतृत्व की स्पष्ट आलोचना करते हुए देखे जा रहे हैं। और इन चीजों का आपको जवाब देना चाहिए। आपको पहले तो प्रदेश की जनता से पूर्व अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जाकर के अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। आपकी मध्य प्रदेश में इतनी ऐतिहासिक पराजय हुई, क्या कमलनाथ जी साहब? चलिए, बहुत छोटा सा जवाब पवन जी, छोटा जवाब, क्योंकि समय की कमी है जी। जल्दी से 10 सेकंड में मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, 10 सेकंड में। इनको माइक नोट करिए इनका। जी बोलिए। अब ये क्या करते हैं, ओबीसी को इवेंट बनाते हैं कि हम ओबीसी का सीएम दे देंगे, लेकिन ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। यही तो बोल रहा हूँ, मेरी जो परेशानी है। लेकिन पवन जी, उस ओबीसी ने भी आप पर भरोसा नहीं किया ना। लेकिन इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शिवम जी, पवन जी, सूर्यकांत जी। तो निश्चित तौर पर सत्ता के संकल्प के लिए बीजेपी के संकल्प रथ निकल चुके हैं। विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है, उसके साथ तमाम सारा उसमें एजेंडा है। हितग्राहियों की बात है, वंचितों की, शोषितों की बात है, 2 टियर 3 टियर शहरों की बात है, युवाओं की बात है। तो कुल मिलाकर एक ऐसा बुके बीजेपी तैयार कर रही है जो 2024 में जिसको लेकर वो जनता के बीच जाएगी। लेकिन कांग्रेस के दामन में जो कांटे छुपे हुए हैं, उन कांटों को निकालकर कांग्रेस अपना बुके कैसे तैयार करती है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।